वेलकम वंस अगेन बेटा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और इसके साथ साथ एक टॉपिक और हम कवर करेंगे प्लियोट्रॉपी जीन का। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। देखिए बेटा, नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि हमने ये जो डोमिनेंस का जो कॉन्सेप्ट आया कि लाइक एक कैरेक्टर आपका डोमिनेंट है, एक का रिसेसिव है, ये किस बेस पे आया एंड व्हाट आर द अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इट। इसके लिए पहले हम शुरू से कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं। देखिए, जैसे नंबर 1, जीन। तो वी ऑलरेडी नो व्हाट इज जीन। दिस इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लाइक अगर कोई भी सेल है और उस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या है, डीएनए है, तो वो डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन फाइबर की फॉर्म में होता है अनटिल एंड अनलेस सेल डिवाइड नहीं करती। तो अगर उस डीएनए को मैं स्ट्रेट फॉर्म में बाहर निकाल लूं तो इसकी लेंथ कितनी आती है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 2.2 मीटर, जिसमें हमने कहा कि सारा का सारा डीएनए यूजफुल नहीं होता। डीएनए का वो पार्ट जो किसी ना किसी प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड एक्सॉन, और जो पार्ट नॉन यूजफुल होता है दैट इज कॉल्ड इंट्रोन। तो सपोज दीज ऑल आर एक्सोन्स, ये मैंने एक्सोन्स बना दिए, और इसके बीच का जो भी पार्ट है दैट इज नोन एज इंट्रोन, यानी कि ये जो पार्ट है इसके बीच में, ये आपका किस में आ गया, इंट्रोन्स में आ गया। ठीक है, ये भी आपका किस में आ गया, दिस वन ऑल्सो कंसिडर्ड इनटू इंट्रोन्स। तो हमने देखा कि यूजफुल पार्ट क्या करता है, आगे चल के आपका क्या बनाता है, एमआरएनए, और उस एमआरएनए से क्या बनता है बेटा, प्रोटीन। और यही प्रोटीन बेटा किसी ना किसी कैरेक्टर के लिए हमारी बॉडी के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो होगी बेसिक इंफॉर्मेशन। तो दैट्स वाई दिस पार्ट इज कॉल्ड जीन। तो जीन को हम और क्या कह सकते हैं, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो आप बहुत बेसिक टर्म पे आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं बेटा। अब आपको पता है कि जीन्स अकर इन पेयर। जो हमारी जीन होती है वो किस में होती है, obviously that occurs in pair, and the alternative form of pair is called alleles। ठीक है, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं जरूर देखेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो। तो एलील्स क्या है, व्हाट इज एलील्स, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स। लिख देती हूँ स्टिल मैं। सो ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील्स। अब आपको पता है कि एलील्स जो होती है, अगर मैं किसी भी कैरेक्टर की बात करूं अपनी बॉडी के अंदर, है ना, जैसे मान लो मैंने कैरेक्टर ले लिया, आई कलर ले लिया, ब्लैक आई कलर, तो ऑब्वियसली ब्लैक आई कलर के लिए मेरे पास जीन पेयर में होगी, या तो कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी। तो अगर इस तरीके की एलील्स होती हैं तो ऑब्वियसली हम उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस एलील, है ना। If the same type of alleles are present, then they are known as homozygous alleles. And if the alleles are of different types, then it is known as heterozygous alleles. तो बेटा these are your heterozygous alleles. अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट वन, दैट इज आवर हेट्रोजाइगस एलील। देखिए हेट्रोजाइगस एलील में एक आपका कैपिटल बी है और एक स्मॉल बी है। अब इसको समझना है कि व्हाट इज दिस। देखिए हेट्रोजाइगस कंडीशन में वन ऑफ द एलील may perform different functions, or you can say one of the allele become different due to some changes in the DNA। यानी कि ऐसा माना जाता है बेटा कि लाइक जो एलील ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है, एक पॉपुलेशन है, देखिए सपोज दिस इज ए पॉपुलेशन, और इस पॉपुलेशन के अंदर ना आपकी जो कैपिटल बी है वो अप्रोक्सीमेटली 70% लोगों के पास प्रेजेंट है। इनके पास भी कैपिटल बी, इनके पास भी कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी। सडनली क्या हुआ
कि अब आपके पास दो, मान लीजिए सपोज आपके डीएनए में दो एलील्स थी, यानी कि कैपिटल बी थी और कैपिटल बी थी। डीएनए में चेंज आया जिसकी वजह से एक कैपिटल बी कन्वर्ट होगी किसमें, स्मॉल बी में। किसमें कन्वर्ट होगी बेटा, स्मॉल बी में। तो यानी कि देखा जाए बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज द अनमॉडिफाइड एलील। इसी को हम क्या कह देते हैं, अनमॉडिफाइड एलील, एंड दिस इज योर मॉडिफाइड एलील। अब देखिए ऑथर ने इस पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया है, इस चीज को समझेंगे। इन्होंने कहा कि वन ऑफ द एलील may be different due to some changes. एक एलील डिफरेंट होगी, some changes it has undergone which modifies the information that particular allele contain. जब आप बेटा नोट्स बनाएंगे तो ये पॉइंट आपको जरूर लिखना है, ठीक है। दिस वन, कि किसी भी जीन की दो एलील्स होती हैं, एक एलील चेंज होगी किसी भी रीजन की वजह से, डीएनए में चेंज आया, एलील चेंज होगी, और जब एलील चेंज होगी तो जिस इंफॉर्मेशन के लिए वो कोड कर रही है, सपोज जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि आइस कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, चेंज होगी किसके पास, स्मॉल बी के पास, ठीक है। तो ये चीज आप इसमें मेंशन करोगे तो वो एलील क्या होगी, मॉडिफाई होगी। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम ए जीन ले लेते हैं, बी भी ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए जीन क्या करती है, दैट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये एंजाइम कहाँ से आ गया, अभी तो हम कैरेक्टर की बात कर रहे थे। इसलिए बेटा मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रही हूँ आप स्टार्टिंग की वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि जो जीन होती है वो प्रोटीन बनाती है, और प्रोटीन जो है, दो तरह के प्रोटीन्स बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वन इज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड वन इज अदर फंक्शनल प्रोटीन। तो एंजाइम्स भी तो क्या है, एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर, इसलिए जीन क्या बनाता है, एंजाइम्स भी बनाता है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज एक कैपिटल ए एलील है जो कि क्या बनाती है, आपका एक एंजाइम बनाती है। तो नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर क्या था, कैपिटल ए प्रेजेंट था, तो जो कि क्या बनाता था, आपका फंक्शनल एंजाइम बनाता था, है ना। अब मैं कहूं कैसे बनता था एंजाइम, तो आप बताओगे कैसे बनता था, कि भाई ऑब्वियसली जो जीन होती है वो क्या बनाती है, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या फॉर्म होता है बेटा, प्रोटीन फॉर्म होता है, और वो प्रोटीन यहाँ पे क्या बना रहा है, आपका एंजाइम बना रहा है। आई नो, होप नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। ये क्लियर हो गया यहाँ पे, कोई भी डाउट हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट करिए बेटा, डेफिनेटली आई विल गिव द आंसर। तो इसने क्या बनाया, आपको नॉर्मल एक फंक्शनल एंजाइम बना दिया, और यहाँ पे जीन मैंने आपको बताया, जीन में दो एलील्स होती है। अब क्या हुआ कि इन दो एलील्स में से कैपिटल ए में से एक एलील मॉडिफाई होगी, नाउ इट बिकम्स स्मॉल ए। तो अब ये जो मॉडिफाइड एलील है ये क्या करेगी, व्हाट इज इट्स फंक्शंस, इस पे हमने ध्यान देना है। देखिए, नाउ मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, modified allele could be responsible for
प्रोड्यूसिंग और प्रोडक्शन ऑफ किस तरह का एंजाइम? नंबर 1, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। भाई हो सकता है या तो नॉर्मल एंजाइम ही प्रोड्यूस करे या लेस एफिशिएंट एंजाइम फॉर्म करे, है ना? या फिर क्या हो सकता है? नॉन फंक्शनल एंजाइम। ये जो आपकी स्मॉल ए है, ये कैसा एंजाइम बना रही है? नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल मतलब जो काम करेगा ही नहीं। या फिर ये क्या कर सकती है? हो सकता है कोई एंजाइम बनाए ही ना, है ना बेटा? तो नो एंजाइम एट ऑल। तो इन तीनों केसेस में आप देखिए, अगर ये कंडीशन होती है कैपिटल ए स्मॉल ए के केस में, तो ऑब्वियसली ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस नॉर्मल फिनोटाइप, है ना? जीनोटाइप अगर नॉर्मल है और वो इंफॉर्मेशन भी नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है, तो जो फिनोटाइप है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो भी नॉर्मल है। बट इस केसेस में, इन दोनों के केसेस में क्या होगा बेटा? फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। तो इस केस में, इन दोनों के केस में, जहां पे आपका देखो बेटा, यहां पे जो है ना, इन दोनों के केस में यहां पे आपका क्या हो रहा है? फिनोटाइप अफेक्टेड हो रहा है। इसका मतलब फिनोटाइप प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ किस पे आ गई? कैपिटल ए पे आ गई। ठीक है? दस द फिनोटाइप will only be dependent on functioning of, लिखने का पैटर्न देखिए बेटा, अनमॉडिफाइड एलील, है ना? ऐसी लैंग्वेज कुछ बुक्स में लिख देते हैं तो क्वाइट डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसकी फंक्शनिंग पे डिपेंड किया? अनमॉडिफाइड एलील। कौन से? आपकी कैपिटल ए। ठीक है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील, दैट इज कैपिटल ए। दैट्स व्हाई इट इज द डोमिनेंट एलील। Thus, capital A is called dominant allele. इस तरीके से कॉन्सेप्ट आया बेटा किसका? डोमिनेंस का, कि कौन सी एलील डोमिनेंस है या कौन सी एलील रिसेसिव है। एक्चुअल में कैरेक्टर के ऊपर होता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, और कैरेक्टर को डिसाइड करती है आपकी जीन, और जीन है आपकी प्रेजेंट एलील में। तो आप ऐसे पकड़े या वैसे पकड़े, बात क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। आई होप समझ में आ गया होगा डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट कैसे आया। ठीक है? नॉर्मल पॉपुलेशन में जो एलील होती है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वाइल्ड एलील। ये भी आप याद रखेंगे इसके साथ बेटा। इस डोमिनेंट एलील को ही समटाइम्स वी ऑल्सो प्रोनाउंस वाइल्ड एलील। वाइल्ड मीन्स क्या होता है वैसे? जंगल, है ना? और जंगल में चीजें जो भी होती है बहुत ज्यादा नंबर में होती है मोस्टली, तो आप ऐसे इसको समझ लीजिए। तो ज्यादा नंबर में जो प्रेजेंट है वो डोमिनेंट भी है और वाइल्ड भी है। और जो आपकी बेटा ये आ गई आपकी मॉडिफाइड एलील, इसको आप क्या कह सकते हो? म्यूटेंट एलील, है ना? सो दिस इज नोन एज, इसका दूसरा नाम हम और क्या लिख सकते हैं? वी कैन ऑल्सो कॉल्ड इट म्यूटेंट एलील। ठीक है बच्चों? तो ये जो मैंने आपको लास्ट में बताया, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड एलील, म्यूटेंट एलील, विच वन इज डोमिनेंट, विच वन इज रिसेसिव, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे। नोट्स जब आप बनाएंगे बेटा, तो नोट्स के अकॉर्डिंगली बनाएंगे। समझाने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। ठीक है? ये सारा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। यहाँ से आप लिखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे सारे, इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। अब हम पढ़ेंगे बेटा आपका प्लियोट्रॉपी। ओके, प्लियोट्रॉपी। देखिए बेटा, प्लियोट्रॉपी और एक वर्ड और आता है आपका पॉलीजेनिक।
है ना, पॉलीजीन्स का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे यही डिफरेंस है, आप इसको देखो पॉलीजीन से याद कर सकते हो। पॉलीजीन, पॉली का मतलब मैनी, जीन्स, जब बहुत सारे जीन्स किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलीजेनिक काइंड ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका उल्टा ले लीजिए, वहां पे क्या था, बहुत सारे जीन्स एक कैरेक्टर को, यहाँ पे एक जीन मोर देन वन कैरेक्टर को। आगे बात समझ में, देखिए क्या लिखेंगे, अ कंडीशन इन विच a condition in which a single gene, कौन सी जीन, सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर देन वन ट्रेट। अब ट्रेट वर्ड तो आई होप क्लियर हो रहा होगा, दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर, है ना, स्पेसिफिक कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं। तो मोर देन वन ट्रेट, एक कैरेक्टर से ज्यादा, जैसे हम नॉर्मल कहते हैं एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, अभी तक हम ये पढ़ते आए थे। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देन दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज प्लियोट्रॉपी। इसी कॉन्सेप्ट को बेटा हम क्या कहेंगे, प्लियोट्रॉपी कहेंगे, ठीक है। देखो आगे देखिए, और सिंपल अगर मैं इसकी डेफिनेशन डिफाइन करूं तो कैसे, आप ये कहोगे जीन विच कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो जीन जो एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन। एंड दिस जीन शोज मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। ये क्या शो करती है बेटा, मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। देखो इसको एग्जांपल लेंगे जो आपकी बुक में गिवन है, एग्जाम्पल से हमें चीजें और क्लियर हो जाएंगी। देखिए कैसे, देखो एग्जाम्पल में इसमें दे रखा है आपका कि पी प्लांट के अंदर दे रखा है कि पी प्लांट के अंदर बेटा देयर इज अ सिंगल जीन, और वो सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। तो कौन से दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, देखिए मैं यहां लिख देती हूँ, वेट, तो किसको कंट्रोल कर रही है वो बेटा, एक से ज्यादा दो कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। तो एक तरफ तो वो कंट्रोल कर रही है आपका क्या, साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन, साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन, और दूसरी तरफ जो कैरेक्टर वो कंट्रोल कर रही है वो क्या कर रही है, शेप ऑफ द सीड, है ना। शेप अलग चीज है, अलग कैरेक्टर है, और साइज अलग कैरेक्टर है। देखिए अब ये कैसे, इसके हम केस से स्टडी करेंगे। मान लीजिए हम पहले डिस्कस कर रहे हैं केस 1 में कि जो ये जीन है ये किसको रेगुलेट कर रही है, साइज ऑफ द स्टार्च ग्रेन को। तो देखिए यहाँ पे पेरेंट हमने लिए कैपिटल बी क्रॉस्ड विथ स्मॉल बी। अब यहाँ पे कैपिटल बी का मतलब है कि लार्ज ग्रेन ऑफ स्टार्च का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है, लार्ज है। और यहाँ पे क्या कह रहा है ये, स्मॉल ग्रेन्स ऑफ स्टार्च, तो यहाँ पे साइज क्या है, स्मॉल है। अब देखिए आगे बनाते हैं हम, आपको पता है कि क्या बनेगा आगे, गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल बी हेयर, स्मॉल बी। अब आप निकालेंगे F1 जनरेशन। F1 में कॉम्बिनेशन आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखेंगे हम कि यहाँ पे जो साइज आया वो कैसा आया, इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन।
ध्यान से देखना बेटा, आपकी जीन थी कैपिटल बी या स्मॉल बी, और उस जीन का प्रोडक्ट ये है, क्या प्रोडक्ट आया, इंटरमीडिएट साइज ऑफ स्टार्च गेन। इससे आपको किस कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगता है? क्या यहाँ डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट है? बोलो। बिल्कुल नहीं बेटा। अगर डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट होता तो कैपिटल बी की प्रेजेंस की वजह से ग्रेन का साइज लार्ज होता, लेकिन यहाँ पे ग्रेन का साइज आपका क्या आ रहा है, इंटरमीडिएट साइज। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका कॉन्सेप्ट है ये बेटा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, तो जीन आपकी वही थी कैपिटल बी, लेकिन यहां पे उसने किसका, अगर साइज की बात करेंगे तो उसने किसका कॉन्सेप्ट शो किया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। अब दूसरा केस ले लेते हैं बेटा, केस 2। यहां देखेंगे, यहां पे भी सेम हमने लिया पेरेंट जनरेशन, कैपिटल बी नाउ क्रॉस्ड विथ स्मॉल बी। यहाँ पे हम शेप ले रहे हैं तो कैपिटल बी किसके लिए है, राउंड शेप के लिए है, और स्मॉल बी किसके लिए है बेटा, रिंकल्ड शेप के लिए है। गैमेट्स बनाएंगे हम, कैपिटल बी, यहाँ पे आपका स्मॉल बी, और आपने जब यहाँ फर्स्ट जनरेशन निकाली तो कॉम्बिनेशन अगेन सेम मिला, कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टर अपीयर हुआ वो क्या हुआ, राउंड सीड अपीयर हुए, यानी कि राउंड शेप अपीयर हुई, राउंड सीड। सी, अब यहाँ पे राउंड के लिए तो कैपिटल बी रिस्पॉन्सिबल था, यानी कि यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट है, हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो देखा आपने कि सेम जीन थी, लेकिन दोनों केसेस में इसका जो इफेक्ट था वो अलग अलग था। अगर किसी कैरेक्टर को ये ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है तो उसको मेजर इफेक्ट कहते हैं, अगर किसी कैरेक्टर पे इसका कम इन्फ्लुएंस होता है तो उसको माइनर इफेक्ट कहते हैं, या सेकेंडरी इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें, यहाँ तक तो ये हमें चीज क्लियर हो गई थी कि व्हाट इज प्लियोट्रॉपी, डेफिनेशन आपने बता दी, एग्जाम्पल बता दिया। अब इसको बताने का पर्पस क्या है, ये जो आपने केसेस एक्सप्लेन किए, इस केसेस को बताने का मतलब ये है क्योंकि अभी जो मैं आपको लाइन बताने वाली हूं, जो डेफिनेशन बताने वाली हूं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों एग्जाम में। अगर इस टॉपिक से आ गया तो यही सेम एग्जैक्ट लाइन दे दीजिए और लिख देंगे जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, तब आपको जस्टिफिकेशन में ये एक्सप्लेनेशन देनी है। तो क्या है वो लाइन, देखिए, thus dominance is not an autonomous feature of gene। क्या मतलब हुआ बच्चों, कि धरोहर, जैसे कहते हैं धरोहर नहीं है, ये जीन की धरोहर नहीं है कि उसका डोमिनेंस नेचर, आपने कहा कि इस जीन का डोमिनेंस नेचर इसकी धरोहर है, वो डिपेंड करती है जीन के बनाए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर, तब डिसाइड होता है कि वो डोमिनेंट है या नहीं है। तो डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन और द प्रोडक्ट it has information for but it depends much on the gene product। किस पे डिपेंड करती है, जीन प्रोडक्ट पे, तो ये ध्यान रखना है आपने। एंड प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर फिनोटाइप from this product, phenotype from this product, तो उसके फिनोटाइप के ऊपर डिपेंड करती है ये। तो ये जो आपको बेटा
स्टेटमेंट दिख रही है, इस स्टेटमेंट को बिल्कुल हल्की में ना ली, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि वाई डोमिनेंस इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑटोनोमस फीचर ऑफ जीन। तो आप बताएंगे क्यों नहीं है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द जीन प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर फिनोटाइप फॉर इट। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा कि अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर हैं, इफ देयर इज मोर देन वन फिनोटाइप, देखा ना हमने, एक से ज्यादा फिनोटाइप के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल थी, कैपिटल बी आपकी साइज के लिए रिस्पॉन्सिबल थी और शेप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थी। सो इट डज ऑन पर्टिकुलर फिनोटाइप we choose to examine. We choose to examine. For example, आप साइज ऑफ ग्रेन लेते हैं, अगर आप साइज ऑफ ग्रेन लेंगे तो आप क्या कहेंगे, जीन कैसी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के फीचर्स को शो करती है। या फिर शेप ऑफ द ग्रेन की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, जीन कैसी है, डोमिनेंस के कॉन्सेप्ट को शो करती है। ठीक है बेटा, आई होप दिस इज क्लियर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एज वेल एज द प्लियोट्रोपिक जीन। ठीक है, प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, नोट्स बनाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डेफिनेटली यू विल गेट द मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।